ध्रुव राठी के वीडियो को देखकर हर आदमी पॉलिटिशियन बन गया है, हर आदमी जानकार हो गया है, कांग्रेस क्या कर रही है, बीजेपी क्या गलत कर रही है, हर आदमी। लेकिन जब आप इंट्रोडक्शन के थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तब आपको मिलता है कोर या रियल नॉलेज। और रियल नॉलेज की एक बहुत ख़राब क्वालिटी होती है। कोई भी सोर्स ऑफ इनकम ऐसा नहीं हो जाता कि बारिश हो रही है और नदी आपके पास बहते चली आ रही है। हर चीज़ के लिए आपको चाहिए, जैसे शरीर में खाना खाने का मेन सोर्स, मतलब मेन दरवाज़ा कौन सा है खाना खाने का? मुंह। लेकिन अगर आप बीमार पड़ जाते हैं तो आप मुंह से नहीं खा पा रहे हैं, उल्टी हो रही है, ड्रिप चढ़ाते हैं। लेकिन कोई कहे नहीं, एक तरफ से मुंह से भी खाना खाएंगे, एक तरफ से ड्रिप से भी चढ़ा दो, एक तरफ से नाक से भी खाना डाल दो। ये नहीं होता ना। एक ही सोर्स ऑफ। एक बच्चे ने या किसी भाई साहब ने ये सवाल पूछा है कि सर मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम कैसे हों? पता है किस चीज़ को बोलते हैं मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम? कि हम पैसा कमाना चाहते हैं लेकिन किसी एक जगह से नहीं कमाना चाहते, हमको 2 3 4 जगह से पैसा चाहिए। तो सबसे आसान तरीका कौन सा है मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम का? इसके बारे में मैं सोच रहा था। अब तो हम लोगों के पास 2 सोर्स ऑफ इनकम तो है ही। एक हमारा रिम्पी स्कैन का काम चलता है, एक डीप नॉलेज का काम चलता है, एक थोड़ा बहुत यूट्यूब से भी पैसे आते हैं। लेकिन कुछ खास पॉइंट्स हैं जब आपके दिमाग में ये बात आती है मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम। ऐसा मैं भी पहले सोचता था। जब मैं कोई नौकरी नहीं करता था तो मेरे भी दिमाग में, मैंने कहीं पढ़ लिया था ये चीज़ कि एक आदमी को अगर अमीर बनना है तो उसके पास एक से ज़्यादा सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए। और उसको बिज़नेस की भाषा में पैसिव इनकम कहते हैं। मतलब पैसिव इनकम मतलब जहाँ आप सोते हुए पैसा कमाते हैं। कोई काम ना करना पड़े और पैसा आता रहे। अब कुछ एग्जाम्पल्स आते हैं, जैसे किराए का मकान बना दिया आपने, मकान बना दिया, किराए पर उठा दिया। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है यार। पैसिव इनकम नाम की कोई चीज़ नहीं होती। हाँ, कुछ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है, जैसे रिम्पी स्कैन में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होता है फिजिकली, मेंटली, जब तक मरीज़ आपके पास बैठा है। और कुछ में आपका इन्वॉल्वमेंट कम होता है। अगर आपने होटल खोला है तो आपको मरीज़ की तरह उसको अटेंड नहीं करना है। बट फिर भी कुछ पॉइंट्स हैं, अगर आपके मन में कभी ये बात आती है कि मुझे अमीर बनना है और मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम चाहिए, तो ये 2-4 पॉइंट आपको याद रहनी चाहिए। सबसे पहली बात है, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम एक इल्यूजन है। इसको समझिए, भ्रम है। जिन लोगों के मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होते हैं उनको मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम चाहिए नहीं होते। एक टाटा हैं, बिरला हैं, उनके पास इतना पैसा है और इतने जगहों से पैसा आ रहा है कि उनको मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम की ज़रूरत ही नहीं है। जिन लोगों के मन में ये बात आती है कि यार मुझे एक जगह से भी पैसा है, दूसरी जगह से, तीसरी जगह से, ये वही लोग हैं जिनके पास पहले एक मेन सोर्स ऑफ इनकम आना चाहिए। देखिए, जब आप कोई काम करते हैं ना, कोई भी काम करते हैं, एक साथ आप 2 काम नहीं कर सकते। क्यों? अगर आप 2 काम को एक साथ करने की कोशिश करें तो आपका ध्यान बढ़ जाएगा। ऐसे ही जब आप 2 सोर्स ऑफ इनकम करने की कोशिश कर रहे हैं एक साथ, तो दोनों खत्म हो जाएगा। लेकिन मन को बड़ा अच्छा लगता है, हम लोग को भी लगता है। पता है, कभी कभी मैं ट्राई भी करता हूँ। मैं किसी चीज़ को लिख रहा हूँ, कोई नोट्स बना रहा हूँ, कोई वीडियो की एडिटिंग कर रहा हूँ, और तब तक से बगल में एक विंडो खोल लिया वीडियो का, जैसे यूट्यूब का वीडियो, कोई न्यूज़ चल रहा है, उसको चालू कर दिया। तुरंत मेरा माइंड 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। और दोनों में से एक ही काम मेन होता है। या तो वो जो न्यूज़ चल रही है उसको सुन रहा हूँ और इसको ख़राब तरीके से कर रहा हूँ, जो भी काम मैं कर रहा हूँ। यही चीज़ होता है जब आप एक से ज़्यादा इनकम करने की कोशिश करते हैं, दोनों ख़राब हो जाता है। इसलिए आपका प्राइमरी फोकस होना चाहिए सिंगल पावरफुल सोर्स ऑफ इनकम। ये मुझे बहुत लेट समझ में आया। पहले मैं खोजता था अगर कहीं से मुझे हाफ डे की 2 नौकरियां मिल जाएं, 2 नौकरी मिल जाएगी। दिन में नौकरी कर लूँ आधा टाइम। मैंने स्कूल भी खोला था एक, वहाँ सुबह 9 बजे जाता था, 12-1 बजे तक खाली हो जाता था। फुल टाइम टीचर नहीं था मैं वहाँ पे। फिर शाम को आकर के अपना ट्यूशन पढ़ा लिया। ना वहाँ कायदे से पैसे आते थे, ना ही तो ट्यूशन में पैसे आते थे।
कई साल बाद एमडी करने के बाद मुझे एहसास हुआ एक आदमी की कायदे से एक ही सोर्स ऑफ इनकम हो सकती है, और उस पैसे से आप कहीं और पैसा लगाते हैं और वो सोर्स ऑफ इनकम बनेगा नहीं बनेगा बड़ी दूर की चीज़ है। आप एक मकान बना करके उसको किराए पर उठाते हैं और वो पैसा इतना आए कि आपके बैंक के ब्याज से ज़्यादा आए, ये बड़ी दूर की चीज़ है। ये इल्यूजन है, ये भ्रम है, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम। इसको हटा करके दिमाग में पहले बोलिए मेरा प्राइमरी और फर्स्ट सोर्स ऑफ इनकम क्या है। जैसे शरीर में खाना खाने का मेन सोर्स मतलब मेन दरवाज़ा कौन सा है खाना खाने का? मुंह। लेकिन अगर आप बीमार पड़ जाते हैं तो आप मुंह से नहीं खा पा रहे हैं, उल्टी हो रही है, ड्रिप चढ़ाते हैं। लेकिन कोई कहे नहीं नहीं, एक तरफ से मुंह से भी खाना खाएंगे, एक तरफ से ड्रिप से भी चढ़ा दो, एक तरफ से नाक से भी खाना डाल दो, ये नहीं होता ना। एक ही सोर्स ऑफ इनकम होती है। टाटा बिरला हो चाहे अंबानी हो, उन सब ने पहले सिंगल सोर्स को इकट्ठा किया और उसको कंसोलिडेट किया, उसको मजबूत किया। उसके बाद उन्होंने अपनी टीम बढ़ाई। तो मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम नहीं होता। आपकी जब टीम बढ़ती है तब एक बिजनेस बनता है और वो कमाता है। एक आदमी एक ही चीज़ को फोकस कर सकता है। ये पहला पॉइंट है कि मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम एक कॉमन मैन के लिए इल्यूजन है, भ्रम है। दूसरा पॉइंट है, डू यू हैव अ गॉड फादर? अगर आप कमाना चाहते हैं, वैसे तो हर चीज़ में आप स्पिरिचुअली आगे बढ़ना चाहते हैं, आप कोई हुनर सीखना चाहते हैं, आप डॉक्टर बनना चाहते हैं, आप एक अच्छा सर्जन बनना चाहते हैं, आप सिंगर बनना चाहते हैं और आप पैसा कमाना चाहते हैं, हर जगह पर आपको चाहिए एक गॉड फादर। गॉड फादर किसको बोलते हैं? मुसीबत में आपकी मदद करेंगे। खाली मुसीबत में नहीं, वो आपका गाइड है, वो गुरु है। दुर्योधन के टोटल कितने भाई थे? कौरव 100 भाई थे, लेकिन वो सब हार गए, ख़त्म हो गए। क्यों हार गए? क्योंकि कौरवों के पास क्या नहीं थे? कोई गॉड फादर नहीं था। और यहाँ पांडवों के पास एक ही गॉड फादर थे। कौन? भगवान कृष्ण। ये जो कॉन्सेप्ट है गॉड फादर का, ये बहुत कम लोगों को समझ में आता है, क्योंकि इसमें आपको डेडिकेट करना होता है। आज से करीब 3.5 साल पहले जब मैंने अपना नौकरी छोड़ी थी और सेंटर चालू करने का प्लान किया था, तो मेरे पास मैनेजर साहब आए थे, हमारे दिलीप जी। ये वहाँ नौकरी करते थे। यहाँ मेरे पास आए, उन्होंने कहा सर आप जब सेंटर खोलेंगे तो यहाँ एक्सरे डाल दीजिएगा, क्योंकि वो एक्सरे का काम करते थे, और हम पूरी जी जान लगा देंगे आपके साथ। उनके बच्चे भी हमारे साथ नौकरी करते हैं। उन्होंने किया भी। उन्होंने अपना पूरा डेडिकेशन मुझे दिया और मैंने उनको सिखाया। उनके एक्सरे के काम के अलावा उनको मैनेजर का काम भी सिखाया। जब तक डेडिकेशन रहेगी तब तक लर्निंग रहेगी, और जब तक लर्निंग रहेगी तब तक इनकम रहेगी। चाहे आप एक छोटे से मैनेजर हों, चाहे किसी बहुत बड़ी कंपनी का काम करना चाहते हैं। हमारे अमिताभ बच्चन जी को जानते हैं आप? एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे, शायद कालिया फिल्म की शूटिंग चल रही थी। उसमें अमिताभ बच्चन जी के ऊपर प्राण गोली मारने वाले थे, और उसमें बड़ा शायराना एक डायलॉग था, उसमें उर्दू थी। तो अमिताभ जी बोलते हैं ये डायलॉग तो मैं बोलूँगा नहीं, ये फालतू की बात नहीं बोलूँगा। मतलब बहुत ऐसा लग रहा था जैसे कुछ शायरी टाइप की थी वो, मुझे शायरी एग्जैक्टली याद नहीं। मैं कहीं इंटरव्यू देख रहा था टीनू आनंद का, उन्होंने इसको शायद डायरेक्शन प्रोडक्शन किया है इसमें। तो टीनू आनंद बोलते हैं कि ठीक है, अगर आप डायलॉग नहीं बोलेंगे तो हम डायरेक्शन का काम नहीं करेंगे, किसी और को रख लो, हम जा रहे हैं। अमिताभ भी बहुत बड़े एक्टर, बहुत बड़े आदमी थे। तो अमिताभ उनसे बोलते हैं आपने कितनी फिल्में डायरेक्ट की हैं अभी तक? बोलते हैं 1 या 2। बोलते हैं पता है मैं कितनी फिल्में कर चुका हूँ? 40। और आप ये डायलॉग के पीछे क्यों पड़े? बोलते हैं क्योंकि इस पर ताली बजेगी। तो अमिताभ जी बोलते हैं कि ये चीज़ हर आदमी बोलता है कि इस डायलॉग पे ताली बजेगी। मैं बहुत से डायलॉग बोल चुका हूँ और ताली इल्ले मतलब ताली बजती नहीं है, ये फालतू की बात है। तो बोलते हैं आप चुपचाप ये डायलॉग बोलिए, नहीं तो मैं जा रहा हूँ। उठ के चले गए, वो उठ के चले गए। फिर अमिताभ जी ने क्या किया पता है? उसको वो उठ के जब गए थे तो लाइट ऑफ करके वहाँ से निकल गए।
उस कमरे की। तो अमित जी उठे और बोले लाइट जलाओ यार, डायलॉग बोलना पड़ेगा मुझे। डायरेक्टर यही है, बोल रहा है तो बोले, करना पड़ेगा। तो टीनू आनंद बोलते हैं इस पिक्चर को रिलीज़ होने के बाद मैं जितनी बार भी थिएटर में जाता था यही सीन देखने के लिए कि क्या इस सीन पे ताली बजती है, और सही में हम लोगों ने भी उस सीन पर बहुत मज़ा आता है। ऐसी एक फिल्म थी जिसमें अमिताभ बच्चन जी बोलते हैं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है जहाँ हम खड़े होते हैं। सुना है कभी? आप लोगों ने भी सुना, जबकि उनकी फिल्में नहीं देखते आप लोग। देखिए, मेरा पॉइंट ये है, इतनी लंबी कहानी बताने का पॉइंट ये है कि बहुत कम लोग हैं जो एक गुरु, एक गॉड फादर की इम्पोर्टेंस को रियलाइज़ करते हैं। वो आपको देता कुछ नहीं है, लेकिन उसके शागिर्दी में आप बहुत कुछ सीख लेते हैं। अर्जुन को क्लियर हो गया था, एकलव्य को इतना क्लियर हो गया था कि गुरु उसने बना लिया, जबकि गुरु ने मना कर दिया था उन्हें कि हम नहीं सिखाएंगे। तो चाहे कितने भी ताकतवर हैं, अगर आपके पास एक गुरु, एक गॉड फादर नहीं है जिसको आप पूरी तरह से डेडिकेट कर सकें, और कंप्लीट डेडिकेशन बहुत मुश्किल काम है। ये अपने आप में एक मैच्योरिटी दिखाता है, क्योंकि होता ये है हमारा माइंड इतना फ्लिकरिंग है, इतना डिस्ट्रैक्टेड है कि कुछ दिन ये काम करेगा, फिर कुछ दिन बाद कुछ और काम करेगा, फिर कुछ और काम करेगा। एक चीज़ के साथ अटक करके चलेगा नहीं वो। एक गुरु या गॉड फादर आपको नाक से, जैसे घोड़े को भगवान कृष्ण कहते हैं ना 5 घोड़े हैं उनको मैं रथ के रूप में चलाता हूँ, 5 इंद्रियों को, ऐसे ही गुरु आपको घसीट कर चलाता है, बहुत दूर तक ले जाता है। तो अगर आपको एक अच्छी सोर्स ऑफ इनकम चाहिए तो ऐसे किसी आदमी को देखिए जिसके पास अपना सोर्स ऑफ इनकम है, और फिर उसके साथ आप टिक जाइए पूंछ की तरह। इस पॉइंट में मुझे एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोलनी है। शायद च्युआंग नाम का एक गुरु था, च्युआंग, लाओ त्सु का वो शिष्य था, और अपने आप में वो एनलाइटेंड मास्टर हो गया था। उसके पास एक बंदा आया सीखने के लिए। च्युआंग कभी किसी की शक्ल नहीं देखता था, वो ध्यान करता था दीवार के पास खड़े होकर, और पब्लिक से बात नहीं करता था, किसी से बात नहीं करता था। ये लड़का उनके पास आया सीखने के लिए। नाम हो सकता है गड़बड़ी हो, मुझे नाम का एग्जैक्टली याद नहीं है। ये लड़का आया, बोलता है मुझे आपसे सीखना है, ज्ञान चाहिए। च्युआंग ने उसकी शक्ल देखे बिना उसको बोल दिया प्लीज़ यहाँ से चले जाओ, मेरे हिसाब से कोई इंसान इस लायक नहीं कि मैं उसको सिखा सकूँ, पढ़ा सकूँ। सुनिए आपने कहानी। उस लड़के ने पता है क्या किया? हाथ काट दिया अपना, और बोला देखिए अगर आप नहीं सिखाते हैं तो कुछ देर बाद मैं अपनी गर्दन काट लूँगा। तब च्युआंग ने 12 साल बाद किसी इंसान की शक्ल देखी। 12 साल से उन्होंने किसी को देखा नहीं था, और बोलते मैं तुम्हें सिखाऊंगा। तो जो असली गुरु होता है, रियल गुरु, वो जब किसी को सिखाना चाहता है तो इसलिए नहीं सिखाता किसी को भी, क्योंकि उसे पता है डेडिकेशन बहुत मुश्किल से मिलता है, बहुत कम लोगों के पास डेडिकेशन होता है। और यहीं पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, जितना महान एक गुरु होता है, जब उसको उतना ही महान शिष्य मिलता है, उतना गहरा शिष्य मिलता है, तभी वो नॉलेज भी ट्रांसफ़र हो पाता है। मेरे पास बहुत गहरी इन्फॉर्मेशन है, मैं आपको इन्वेस्टिंग सिखाना चाहता हूँ, जेनोगा सिखाना चाहता हूँ, लेकिन आप यहाँ बैठे हैं रील्स देखने के लिए, तो फिर मैं आपको कुछ सिखा नहीं पाऊँगा। आपका पात्र छोटा है, इसलिए शिष्य बहुत कम मिलते हैं। कहते हैं गुरु तो फिर भी मिल जाएगा, एक अच्छा शिष्य ही नहीं मिलता। जेनोगा बोलती है ना, गेट रेडी। एक बार आप रेडी हैं तो गुरु अपने आप मिल जाएगा। टू फाइंड अ गॉड फादर, ये चीज़ जितना स्पिरिचुअलिटी में सच है उतना ही पैसे की दुनिया में भी सच है। जो लोग साधना करके कुछ सीखते हैं वो उसी को देना चाहते हैं जो उसको रिसीव कर सके, उसी स्पिरिट में। अगर आपको मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम चाहिए, उसके लिए आपको बहुत गहरी ईमानदारी चाहिए, और ये ईमानदारी किसी और के लिए नहीं, अपने लिए। बहुत साल पहले मैं अपना घर छोड़ के भाग गया था, और मुझे पहली बार याद आ रहा है, मैं चंडीगढ़ गया था। पहले महीने में मुझे जॉब लगी थी एक कैमरामैन के घर पे, कैमरामैन की दुकान पे। मेरा काम था उसके दुकान को, जो सामान आता था उसको टोटल करना, लिखना, हिसाब किताब देखना। एक तरह से उसका पर्सनल असिस्टेंट का काम मैंने किया था। मैं MBBS करके निकला था और घर छोड़ के भाग गया था, कोई नौकरी नहीं थी, बट नौकरी मिल गई। पता नहीं, मुझे याद नहीं आ रहा कहाँ से उस आदमी को मिला। मैं जाकर शायद ऐसी ही भीख मांग लिया था, नौकरी दे दो कुछ, उसने रख लिया था। 1 महीने बाद मुझे दूसरी मेडिकल की नौकरी मिल गई, जहाँ पर मुझे सामान बेचना था, लेकिन मेडिकल का।
जैसे सुधीर का काम होता है ना मार्केटिंग का, ऐसा मुझे काम था। उसको मैंने 1 महीने किया और फिर तीसरे महीने मुझे उसी मेडिकल का काम करते करते एक हॉस्पिटल में गया था और उस हॉस्पिटल में मुझे एज अ डॉक्टर काम मिल गया। मेरी स्किल की वजह से नहीं मिला, क्योंकि 3 महीने में मैं अपना स्किल दिखा नहीं सकता किसी को। मुझे याद है सेकंड वाली जॉब में जब मैं सामान बेचने की कोशिश कर रहा था, हेल्थ केयर पैकेजेस बेचने की कोशिश कर रहा था, पूरे महीने एक भी पैकेज नहीं बेच पाया था। और जब मैं आखिरी दिन उनको नोटिस देने गया कि मैं सर जॉब छोड़ रहा हूँ, उन्होंने कहा अरे आज से तुम्हारा एक कस्टमर आया था। मुझे क्यों रखा गया था? क्योंकि उस समय मुझे बहुत डेस्परेट ज़रूरत थी और मैं मजबूरी में ईमानदार हो गया था। बहुत बार हम लोग मजबूरी में ईमानदार होते हैं। ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं अपने अंदर की चालाकी को फ़ायदा उठाने के लिए, और उसी कंडीशन में सामने वाला भाप जाता है। आज मेरी एक मुलाकात हुई एक भाई साहब से, गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं। मेरा कोई बहुत मुश्किल काम था जो उनसे मैं कराना चाहता था। वो पैसा लेते शायद 10,000 रुपये, उन्होंने आधे रेट में काम कर दिया। पता है क्यों? इसीलिए बोलते हैं आप बड़े ईमानदार आदमी। मैंने कुछ ईमानदारी दिखाई नहीं, मैं जेन्युइनली उस आदमी में इंटरेस्टेड था और अपनी कंडीशन को बताने में इंटरेस्टेड था। उन्होंने कुछ सवाल पूछे, मैंने उसके जवाब दिए। तो बोलते हैं आपने एक भी पॉइंट छुपाया ही नहीं जहाँ पर लोग छुपा देते हैं। पैसा एक ऐसी चीज़ है जहाँ हर आदमी डरता है और कोई किसी को बताना नहीं चाहता, लेकिन बताना चाहता है उसको जिसको ऑनेस्टी हो। मैं खुद सेंटर में ऐसे लोगों को खोजता हूँ जो बहुत ईमानदार हों। ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्किल है। कितनी भी अच्छी हुनर है आपके अंदर में, लेकिन ऑनेस्टी नहीं है तो आप नहीं सीख सकते। जो चीज़ आपको नहीं आती साफ साफ बोलो, जल्दी बोलो, तभी आप सीख पाओगे। ये चीज़ पैसे की दुनिया में तो और ज़्यादा काम करती है। मैं फिर से रिपीट करूंगा, ये क्लीशे पॉइंट है ऑनेस्टी, लेकिन इसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देता। ये जब मैं इसके बारे में सोच रहा था तब मुझे अचानक से ध्यान आया, यार 3 महीने के अंदर 3 जॉब किसको मिलती है और किस वजह से मिलती है? मैं उस समय चंडीगढ़ में था, मिली, और इसी वजह से क्योंकि मैं ब्रूटली ऑनेस्ट था। ऑनेस्टी दिखाई नहीं जाती किसी को, आप ऑनेस्ट होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, अगर आप मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम चाहते हैं तो आपको डेवलप करना पड़ेगा। जैसे ऑनेस्टी वैसे ही पेशेंस, धीरज। आजकल हम लोग एक सीरीज़ बना रहे हैं, व्हाट आई लर्नड अबाउट इन्वेस्टिंग फ्रॉम डार्विन। पुलक प्रसाद जी हैं इस बुक के ऑथर। इस किताब को ख़त्म करने में, मतलब पढ़ के तो मेरा हो जाएगा, 1 हफ्ते में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन इसकी वीडियो बनेगी कम से कम 1-1.5 महीने में। लेकिन इसमें से जो नॉलेज मुझे यूज़ करना है उसको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टिंग में लगाने में लग जाएगा साल भर। उसका रिटर्न्स आने में 5 से 10 साल लग जाएगा। और अगर मैं किस्मत वाला रहा, अगर मैं पेशेंट रहा, तो फिर मैं क्या पता एक अच्छी बड़ी कंपनी भी बना सकता हूँ। मैंने लास्ट में क्या कहा? अगर मैं पेशेंट रहा। पेशेंस मतलब धीरज, वो फीस है जो आपको पैसा तो देती है, लेकिन उससे भी पहले वो फीस है जो आपको पे करना पड़ता है किसी चीज़ को सीखने के लिए। गॉडफादर ऑनेस्टी, लेकिन ऑनेस्टी होने के बावजूद आपके अंदर पेशेंस नहीं होगा। 3 महीने में 3 जॉब छोड़ी मैंने, फिर मैं वापस आ गया। मैंने अपने भी कई बिजनेसेस चालू किए, सब बंद कर दिए, बंद हो गए कहना चाहिए। जो चीज़ मेरा कंटिन्यूसली बहुत साल तक चला है वो इसलिए क्योंकि मैंने डिसाइड कर लिया था इसको 10 साल 15 साल दूंगा। और इस सोचने में जितना आसान है पेशेंस उतना करने में नहीं है। लेकिन बार बार अगर आपको याद दिलाते हैं खुद को, 10 साल का टाइम लगेगा, और हर रोज़ कुछ न कुछ। आज ही मेरी एक भाई साहब से बात हुई, हमारे फैमिली मेम्बर हैं, वो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। पिछले 2 साल से उन्होंने अपना कुछ अच्छा खासा पोर्टफोलियो बनाया है। और जब वो बातें कर रहे थे स्टॉक मार्केट के बारे में, तो बहुत से ऐसे वर्ड्स थे जो मेरे सर के ऊपर से जा रहे थे। तो मैं उनसे कह रहा था कि ऐसा लग रहा है 12th के बच्चे के साथ में एक UKG का बच्चा बात कर रहा है। 12th के बच्चे के साथ कौन बात कर रहा है? UKG का बच्चा, KG का बच्चा।
कितने साल का डिफरेंस है? 10-12 साल का। तो अगर वहाँ तक पहुँचना है तो मुझे 10 साल ना लगे, कम से कम 2 साल 3 साल तो लगेगा। और इसमें बहुत से ऐसे ऐसे वर्ड्स यूज़ कर रहे थे, ऐसे ऐसे टर्म्स यूज़ कर रहे थे जो मुझे रगड़ रगड़ कर यूज़ करके सीखना होगा। मुझे बड़ी खुशी होती है, शिरीष आजकल बोलते हैं वो जर्मन सीख रहे हैं डुओलिंगो से, 63 डेज़ का उनका स्ट्रीक हो गया है। मुझे बड़ी खुशी होती है क्योंकि वो पेशेंस सीख रहे हैं। लाइफ में जो काम की चीज़ें होती हैं वो धीरे धीरे ही बनती हैं। इसलिए देखा है जो खाने धीमी आंच पे पकते हैं कितने स्वादिष्ट होते हैं। जो अचार आराम से रख दिया जाता है ऊपर, अच्छा बनता है। पेशेंस, अच्छा एक चीज़ और, जब हम पेशेंस की बात करते हैं, धीरज की बात करते हैं, तो हम उन मोमेंट की बात करते हैं जहाँ पर हम फेल हो गए तो कुछ नहीं कर सकते, चलो धीरज रखो। कोई हार गया तो धीरज रखो, फेल हो गए तो धीरज रखो। लेकिन जिस समय आप सक्सेसफुल हैं उस समय तो पेशेंस चाहिए नहीं। जब आप फेल हुए तो वो चीज़ क्या आपको सिखा रहा है, क्या चीज़ है जो आप घुस करके देख सकते हैं, वो पेशेंस से ही आएगा। जैसे हमने कल बड़ी मम्मी बता रही थी, डॉक्टर हाउस नाम का एक टीवी सीरियल है, उसमें बहुत जीनियस डॉक्टर है, हालांकि फिक्शन है बट ऐसे डॉक्टर्स भी होते हैं दुनिया में। वो अपने हर एक मरीज़ के लिए पागल होता है कि मैं सही डायग्नोसिस बनाऊं, और मुश्किल केसेस आते हैं उनके पास। एक पेशेंट था, उसने बेचारा बहुत कोशिश किया बचाने की, नहीं बचा पाया, मर गई पेशेंट। आमतौर पे मरने के बाद लोग पेशेंट्स को बहुत सीरियसली देखते नहीं हैं, मतलब चला गया, मर गया पेशेंट। ये गया पोस्टमार्टम में, उस मरीज़ की डेड बॉडी को ऊपर से नीचे तक पूरा खोदा। और मुझे आज भी याद है वो सीन, उसने जब पीछे मोड़ा उस पेशेंट को तो उसके ब्लाउज़ के हुक से एक छोटा सा घाव हो गया था, और पेशेंट इतना सीरियस था, बेड रिडन था, उसको बुखार आ रहा था। उसी एक ब्लाउज़ के हुक से उसको एक स्टैफ नाम का बैक्टीरिया होता है, स्टेफाइलोकोकस, उसका इन्फेक्शन हो गया। और ये चीज़ ये लोग खोज नहीं पाए कि इन्फेक्शन का सोर्स क्या है। वो इतना छोटा था कि इनसे मिस हो गया। इस टाइप के छोटी छोटी चीज़ों को अगर आप पकड़ना चाहते हैं लॉन्ग टर्म में, तो आपको सहारा मिलेगा किसका? जिससे धीरज से, पेशेंस से। इसलिए कृष्ण कहते हैं लड़ो, मारो, काटो, जो भी करो, लेकिन खुद के लिए करो, खुद को जानने के लिए। और खुद ऐसा नहीं कि लड़ाई करके तुम जान जाओगे, ध्यान होगा पेशेंस से। और जब आप पैसा कमाएंगे ना, चाहे एक सोर्स ऑफ इनकम हो, चाहे मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम हो, आप उसको एंजॉय नहीं कर पाएंगे अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं। आराम से एक रोटी भी खा पाने के लिए, उसको एंजॉय करने के लिए आपको पेशेंस चाहिए। एक आदमी अधीर है, खूब पैसे वाला है, कायदे से खाना नहीं खा पा रहा है, स्ट्रेसफुल है, मेरा कॉन्ट्रैक्ट छिन जाएगा, मेरा वो काम हुआ कि नहीं हुआ। कहते हैं ऑल ग्रेट थिंग कम्स टू दोज हु कैन वेट। वो ग्रेट चीज़ें जो होती हैं आपके पास आती हैं, आप ही नहीं होते वहाँ पर, आप कहीं चले गए जल्दबाजी में। बिल्कुल सही कहा आपने, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब नेक्स्ट पॉइंट है अमीर बनने के लिए मल्टीपल सोर्स ऑफ, बिकॉज देखिए कोई भी सोर्स ऑफ इनकम ऐसा नहीं हो जाता कि बारिश हो रही है और नदी आपके पास बहते चली आ रही है। हर चीज़ के लिए आपको चाहिए नॉलेज। दुनिया का सबसे अमीर इन्वेस्टर कौन है? वॉरेन बफे। अभी तक हमने 2-3 चीज़ें पढ़ी हैं। वॉरेन बफे ऊपर में इस किताब का फॉरवर्ड लिखे हैं, इस किताब को, और इस किताब के राइटर कौन है? बेंजामिन ग्राहम। ठीक है, रुकिए। वॉरेन बफेट इस किताब के बारे में बोलते हैं इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, क्या बोलते हैं? बाई फार द बेस्ट बुक ऑन इन्वेस्टिंग एवर रिटन। दुनिया में इन्वेस्टिंग के बारे में जो सबसे अच्छी किताब लिखी गई है वो ये है। और इस किताब के ऑथर कौन है? बेंजामिन ग्राहम। और बेंजामिन ग्राहम कौन है? वॉरेन बफेट के गुरु हैं। नॉलेज 2 तरह का होता है। एक तो होता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन मतलब आप पहली बार उसको जानते हैं, और हमेशा इंट्रोडक्शन होता है अगर आपको अच्छा लगा तो एंटरटेनिंग। जब आप किसी किताब को पढ़ते हैं, किसी वीडियो को देखते हैं, जैसे आजकल ध्रुव राठी को देखते हैं आप लोग, ध्रुव राठी के वीडियो को देखकर हर आदमी पॉलिटिशियन बन गया है, हर आदमी जानकार हो गया है, कांग्रेस क्या कर रही है, बीजेपी क्या गलत कर रही है, हर आदमी। लेकिन जब आप इंट्रोडक्शन के थोड़ा और आगे बढ़ते हैं तब आपको मिलता है कोर या रियल नॉलेज।
और रियल नॉलेज की एक बहुत ख़राब क्वालिटी होती है, क्या? वो बोरिंग होता है। आज नंदिनी ने एक वीडियो बनाया है अपने चैनल पे बैंकिंग के ऊपर। उस वीडियो को आप देखोगे तो बोलोगे यार राम, ये सब चीज़ पढ़ना पड़ेगा, अंग्रेज़ी पढ़ना पड़ेगा, मेंसुरेशन पढ़ना पड़ेगा, पता नहीं क्या क्या SBI PO के एग्जाम के लिए पढ़ना पड़ेगा। वो सब चीज़ें बोरिंग है। पहली बार में कोई चीज़ आप करना चाहते हैं, आपका टीचर अच्छा है तो आपको मज़ेदार लगेगा। आप गाना चाहती हैं, एक आदमी इंस्टाग्राम करना चाहता है, बड़ी ढेर सारे ऐसे ऐसे काम हैं जो बड़े इंटरेस्टिंग हैं, लेकिन वो सब केवल तब जब आप इंट्रोड्यूस्ड होते हैं। आप देखते हैं बड़े बड़े कराटे एक्सपर्ट्स हैं, मार्शल आर्टिस्ट्स हैं, उनके खूं खां को देख लो, बड़ा अच्छा लगता है। मैंने भी एक बार कुंफू ज्वाइन किया था, पता है, क्लास 12th के में मेरे को बड़ा जोश आ गया था, ब्रूस ली को देखकर कुंफू ज्वाइन कर लिया। 2 दिन बाद मैंने कुंफू छोड़ दिया। इतना ज़्यादा एक्सरसाइज कराया उन लोगों ने, मेरे हाथ पैर फूल गए। मैंने कहा भैया मेरे बस का नहीं है। नॉलेज 2 तरह की होती है, एक इंट्रोडक्शन जो कि बहुत बार मज़ेदार लग जाती है, लेकिन रियल नॉलेज होती है उसके बाद। अब इस किताब के अंदर में रियल नॉलेज है, लेकिन रियल नॉलेज उसके लिए है जो पूरी की पूरी किताब को सचमुच में कोर को जानना चाहता है। अगर आप ये सोचेंगे अच्छा ठीक है कौन सा चैप्टर इंटरेस्टिंग है, पढ़ा दो, बता दो, बात खत्म हो जाए, तो आपको कभी नहीं आएगा। जैसे एक डॉक्टर केवल इंटरेस्टिंग चीज़ें पढ़ने से डॉक्टर नहीं बन सकता, ऐसे एक आदमी पैसा कमाना है तो इंटरेस्टिंग चीज़ें पढ़ करके पैसा नहीं कमा सकता। उसको जानना होगा कोर। तो ये हमेशा याद रखिएगा, चाहे आपको एक सोर्स ऑफ इनकम चाहिए, चाहे मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम चाहिए, हर जगह पर अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, हमारी जो इन्वेस्टिंग की सीरीज़ है, इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं कि बड़ी बड़ी कंपनीज जब मर्जर एक्विजिशन करती हैं तो उसमें पैसा लॉस होता है। मुझे कभी नहीं पता चलता क्योंकि मेरी बड़ी कोई कंपनी है नहीं। मर्जर में गूगल ने कोई कंपनी खरीदी, फेसबुक ने इंस्टाग्राम को खरीदा, तो वाह यार कमाल की चीज़ है। और ऐसी ऐसी कंपनीज में पैसा लगा देते हैं जिसमें फ्यूचर में जाकर के डूबेगा। बहुत सी ऐसी कंपनीज में ऐसा होता है। इस पूरी सीरीज़ में आप देखेंगे, डार्विन की सीरीज़ में, इन्वेस्टिंग की सीरीज़ में। लेकिन कहाँ पता चल रहा है ये सब हमको? मुश्किल बोरिंग वाले नॉलेज में। मैं देखता हूँ बहुत बार क्लास में आप लोगों को नींद आती रहती है। हर क्लास में जहाँ भी स्कूल कॉलेज में जाएंगे, जैसे ही कोर की चीज़ पढ़ाई जाएगी आप बोर होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन बोर इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आपके ब्रेन को लगता है ये चीज़ मैं जानता हूँ, बट उसके नुआंसेस नहीं जानते, आप बारीकियाँ नहीं जानते। किसी भी काम के बारीकियों को जानने के लिए आपको चाहिए ये चीज़ पता होना चाहिए कि हाँ भाई अब मैं कोर में जा रहा हूँ। ध्यान सीखना चाहते हैं, उसका कोर मुश्किल है क्योंकि मन में अपनी डिज़ायर्स को पकड़ना, उनको निकालना, उनको ख़त्म करना बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। उसके लिए आपको प्राणायाम करना पड़ सकता है, उसके लिए आपको कोई ख़ास आसन यूज़ करना पड़ सकता है। वो सब तभी पता चलेगा जब आप अपने आप को कहोगे भाई मैं इस चीज़ का स्पेशलिस्ट बनना चाहता हूँ। कोई भी आदमी अमीर खाली ऐसे नहीं बन जाता, उसके लिए उसको स्पेशलिस्ट बनना होगा। मैं ऐसे बंदे को जानता हूँ, हमारी फ्रेंड है, वो स्टॉक मार्केट की कम से कम 20 किताबें पढ़ चुके हैं, 20 नहीं कम से कम 50 किताबें पढ़ चुके हैं, ये भी पढ़ चुके हैं, ये भी पढ़ चुके हैं। लेकिन वो बेचारे कहते हैं मैं बहुत बड़ा इन्वेस्टर नहीं हूँ। वो खुद अपना पैसा किसी और को देते हैं इन्वेस्ट करने के लिए। क्यों? बिकॉज वो बंदा उस कोर के नॉलेज के साथ में गिव अप नहीं किया है। जिस आदमी को नॉलेज का कोर नॉलेज के साथ में संबंध नहीं है, रिलेशनशिप नहीं है, वो आदमी बहुत पैसा नहीं कमा सकता। और ये सीरीज़ जो हम बनाने वाले हैं, जो हम बना रहे हैं, वो आपको लेके जाएगी कोर में। आपको वैसे तो 2 पॉइंट है, मैं दूसरा पॉइंट बहुत लंबा है, कहीं और कवर करूँगा। लास्ट पॉइंट है जो आज का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट। अगर ये पॉइंट मुझे नहीं समझ में आया होता तो मैं इन्वेस्टिंग में कभी जाता ही नहीं। मुझे इस किताब से पहली बार पता चला है 2 टाइप की गलतियाँ होती हैं बिजनेस में, या तो इन्वेस्टिंग में या तो पैसे कमाने में। 2 टाइप की गलतियाँ। कौन कौन सी गलतियाँ? टाइप 1 और टाइप 2 एरर। उसको मैंने नया नाम दिया है, एरर ऑफ कमिटमेंट, एरर ऑफ ओमिशन। एरर ऑफ कमिटमेंट मतलब मैंने फटाफट उस चीज़ में पैसा लगा दिया, अब वो डूबा तो मैं डूबा। कमिटमेंट, जैसे कोई आदमी आया, लड़का आया, आपको बोला आई लव यू, मैंने कहा तो मैं तो कमिटेड हो गई हूँ उसके साथ, कमिट कर दिया, अब फंस गए। कमिट मतलब हमने किसी को दे दिया, अपनी ज़ुबान दे दी और फंस गए। ये है एरर ऑफ कमिटमेंट। इसको टाइप 1 एरर कहते हैं। मतलब कोई ऐसा एरर जिसमें आप एक बार कर चुके और वो गलती हो गई, उसमें मिस्टेक हो गया, तो आपकी ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी। ये है टाइप 1 एरर, या तो एरर ऑफ कमिटमेंट। दूसरा एरर होता है एरर ऑफ ओमिशन।
आपके सामने 10 अलग अलग ऑप्शंस हैं मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम के, कि यहाँ से भी कमा सकता हूँ, वहाँ से भी कमा सकता हूँ, वहाँ से भी कमा सकता हूँ। एरर ऑफ ओमिशन मतलब छोड़ दो, मौके को चूक दो। अगर आप 10 मौक़ों को चूकते हो तो एक मौका जो सही मौका है उसको पकड़ पाओगे। मैं बहुत सालों से, मतलब ज़ेनोगा पढ़ाने के पहले से, छोटे छोटे बिजनेसेस करने की कोशिश करा था। माइंड यू, कैसे बिजनेसेस? छोटे छोटे, और छोटे छोटे ही थे, और छोटे हो गए, इतने छोटे हो गए कि दिखते ही नहीं। जब भी कोई आदमी आपको प्रॉमिस करता है कि इस मौके में पैसा लगाओ, आप उसको अवॉइड करो। पहले अपने आप को ये बताइए कि टाइप 1 एरर नहीं करना है। ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट इतना गहरा है कि मैं इसको छोड़ ही नहीं पाया। इसी की पूरी सीरीज़ बने, ऑलमोस्ट 13 वीडियोस बन चुके हैं इसके ऊपर हमारे। अलग अलग कंपनीज़ को कैसे आप अवॉइड करें, तब जाकर के एक सही चीज़ आप कर सकेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। यही कॉन्सेप्ट सैम वॉल्टन वॉलमार्ट के, वॉरेन बफेट बर्कशायर हैथवे के, या अंबानी, जितने भी दुनिया के अरबपति हैं, सबको ये कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर है, बहुत ज़्यादा क्लियर। और जो आदमी इस कॉन्सेप्ट को भूल जाता है, नोकिया, वो ख़त्म हो जाता है, ब्लैकबेरी ख़त्म हो जाती है। एरर ऑफ कमिटमेंट, अगर आपने अपनी कोई ऐसी गलती कर दी जिसमें आप पूरी तरह से ख़त्म हो जाते हैं, उसको बोलते हैं एरर। कहीं ऐसी जगह पर कमिट नहीं करना है कि आप ख़त्म हो जाएं, इसको बोलते हैं एरर, टाइप 1 एरर। और हम टाइप 2 एरर करने के चक्कर में इसमें फंस जाते हैं। टाइप 2 एरर मतलब, अरे इसमें बहुत मौका है, और आप वहाँ पर अपने आप को डाल देते हैं। ये बहुत कॉम्प्लेक्स आइडिया है, लेकिन इसको बहुत सिंपल करके हम लोगों ने इस पूरी सीरीज़ में कवर किया है। कुछ समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? टाइप 1 एरर मतलब अपने पास जो भी पूंजी पड़ी है उसको ऐसी जगह मत लगा दो कि अगर वो डूब गया तो आप ख़त्म हो गए। यही चीज़ अभी आप हमारे साथ पढ़ेंगे जब सैम वॉल्टन आपको बताएगा। उनका, सैम वॉल्टन का बहुत फेमस स्टेटमेंट है कि हमने ऐसी कोई गलती नहीं की कि हमारी कंपनी डूब जाती। सैम वॉल्टन ने कहा, हमने कोई ऐसी गलती नहीं की कि हमारी कंपनी डूब जाती। हमने बहुत गलतियां की हैं, लेकिन कोई इतनी बड़ी गलती नहीं की कि हमारी कंपनी डूब जाती। इस चीज़ से मुझे इतना क्लियर हो गया कि अब मैं डूबूंगा तो नहीं, चाहे मैं अरबपति बनूं चाहे ना बनूं, डूबूंगा तो नहीं। अब दूसरा पॉइंट आता है, टाइप 2 एरर, वो मुझे करना है। ढेर सारी फालतू के ऑप्शंस अमीर बनने के, सोर्स ऑफ इनकम के मुझे छोड़ने हैं, क्योंकि फालतू के जब तरीके छोड़ेंगे तभी आपको काम का तरीका दिखाई देगा। मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होते ही नहीं। जिस चीज़ में आपको दिखाई दे, जैसे आप जाके सब्जी खरीदते हैं, आप एक एक सब्जी को टच करके, आम को टच करके खरीदते हैं कि हाँ ये टाइट है, इसमें गुदा है। ऐसे ही बिजनेस को भी समझना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट को समझना पड़ेगा। ये मुझे अच्छा लगता है कि मैं जब तक नहीं समझा था मैंने छुआ भी नहीं। ज़मीनों में मैंने अपने दांत को खट्टा किया है और अब मैं पहचान पाता हूँ कुछ कुछ ज़मीनें, इसलिए मेरा उसमें लॉस नहीं होता। ऐसे ही हम लोग इन्वेस्टमेंट में, स्टॉक मार्केट में भी अब आगे बढ़ रहे हैं। तो मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम हो सकते हैं, बशर्ते पहले आपका एक सोर्स ऑफ इनकम हो और इन्वेस्टमेंट के बारे में आपको पहले गहरी जानकारी होनी चाहिए, जो हम इस पूरी सीरीज़ में आपको देंगे। तो ये नंबर है, इस पर आप कांटेक्ट करके मालूम कर सकते हैं। ये पूरी की पूरी सीरीज़ आपको सॉलिड मनी रूल में मिल जाएगी। ठीक है, नमस्कार।